हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस। आप सभी का दी लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। आज से एक स्पेशल क्लास होने वाली है उर्दू ग्रामर की। हम लोग ये उर्दू ग्रामर की ये पहली क्लास है हम लोग जिसमें स्टार्टिंग से ग्रामर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हुरूफ तहज्जी, हुरूफ शमसी, हुरूफ कमरी और उसके अक़साम जो है, और हर्फ से कलमा तक का जो सफ़र होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक स्पेशल क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर से रिलेटेड। ग्रामर से जो है ना 35 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों को जो है ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं 35 क्वेश्चंस का जो प्रिपरेशन है, मैं एक एक करके एक क्लासेस करके मैं इसका जो है ना एक ग्रुप बना दूंगा जिसमें सारे क्लासेस होंगे। उसमें जो है ना क्लासेस आप कर सकते हैं या डायरेक्टली आप इस वजह से मैं क्लास नंबर में लिख देता हूं। उर्दू ग्रामर का ये क्लास 1 है, तो क्लास 1 क्लास 2 करके जो है ना वीडियो में अपलोड करता जाऊंगा, और हर एक वीडियो को आप लोग देख करके इसकी 35 नंबर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उर्दू ग्रामर के, उसकी तैयारी आप कर लेंगे। दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। ये आप लोगों के लिए है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से अगली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। दोस्तों, शुरू करते हैं ग्रामर की पहली क्लास। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हर्फ के बारे में। जैसे कि थंबनेल में मैंने लिख दिया था कि हुरूफ तहज्जी पढ़ेंगे, उसके बाद हुरूफ शमसी पढ़ेंगे, हुरूफ कमरी पढ़ेंगे और अक़साम पढ़ेंगे। दोस्तों, किसी जबान की सबसे छोटी इकाई हर्फ है। छोटी इकाई हर्फ का मतलब यह है कि इसको अब तोड़ा नहीं जा सकता। इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसी वजह से इसको छोटी इकाई हर्फ कहते हैं। किसी जबान की सबसे छोटी इकाई इसको हर्फ कहते हैं। हर्फ दरअसल आवाज की अलामत है। यह आवाज की अलामत है, यह हर्फ है। दूसरे लफ्जों में आवाजों की तहरीरी अलामत को ही हर्फ कहते हैं। एक तो आवाज की अलामत को हर्फ कहते हैं, लेकिन अगर उसकी उस आवाज की तहरीरी अलामत भी आ जाए तो वो भी हर्फ ही कहलाता है। जैसे ये अलिफ है, अलिफ यहां पे तहरीरी अलामत में है, लेकिन अगर अलिफ आप मान के चलिए कि एक अलिफ जो है ना आप अगर बोल रहे हैं तो वो आवाज आ रही है अलिफ की, तो वो आवाज ही हर्फ है। लेकिन अगर तहरीरी अलामत भी है उस अलिफ की, जैसे ये अलिफ है, तो ये भी जो है ना हर्फ ही कहलाता है। हर्फों के मजमुए को हुरूफ तहज्जी कहते हैं। जैसे ये छोटी इकाई के जितने भी हुरूफ है, छोटी इकाई के जितने भी हुरूफ है, वो सारे जो है ना वो हुरूफों के जो मजमुआ है, वो सारे हुरूफ को हुरूफ तहज्जी कहते हैं। हुरूफ तहज्जी कहते हैं। उर्दू में हुरूफ तहज्जी दो तरह के हैं, मुफरद और मुरक्कब। दोस्तों, हुरूफ तहज्जी तक जाने से पहले इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं हुरूफ को। जैसे जेल के तहरीरी अलामत को हम अच्छी तरह पहचानते हैं। जैसे अलिफ है, बा है, जीम है, दाल है। इसी को हिंदी में क, ख, ग, घ, और उसी को जो है ना इंग्लिश का जो अल्फाबेट है वो ए, बी, सी, डी। किसी भी जबान की तालीम हासिल करते हुए हम उसकी बुनियादी आवाजों की अलामत सीखते हैं, उन्हें हुरूफ तहज्जी कहते हैं। यानी किसी भी जबान की तालीम हासिल करते हुए हम उसकी बुनियादी आवाजों की अलामत सीखते हैं। यानी तालीम हासिल करने से पहले जो उस जबान की तालीम जैसी शुरू होती है, तालीम जैसी शुरू होती है, तो उस जबान की जो बुनियादी आवाजें हैं उसको पहले हम जो है ना सीखते हैं, और वो आवाजें हुरूफ होते हैं, और उन आवाजों की जो तहरीरी अलामत है वो हुरूफ होती है। जैसे अल्फाबेट ए, बी, सी, डी जिनकी तहरीरी अलामत है वो अल्फाबेट है इंग्लिश में। का, खा, गा, ये जो ना हिंदी के बुनियादी आवाजों के तहरीरी अलामत है, तो ये का, खा, गा जो ना हुरूफ है। उसी तरह अलिफ, बा, जीम, दाल, ये सब जो है ना उर्दू जबान की जो बुनियादी आवाजें हैं उनकी तहरीरी अलामत अलिफ, बा, जीम, दाल है। तो ये सारे जो ना हुरूफ है। इंग्लिश में इसको अल्फाबेट कहते हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है। आसादाना इन हुरूफ के माना नहीं होते। एक चीज का जरूर ख्याल रखिए कि एक एक हुरूफ अगर कहीं लिख दिया, जैसे अलिफ एक हुरूफ हो गया, एक हर्फ हो गया, बा एक हर्फ, जीम एक हर्फ, दाल एक हर्फ, तो आसादाना उनकी जो हुरूफ है
तहरीरी अलामत हो या आवाज हो, उनके कोई माना नहीं होते। जबान बोलते या सीखते पढ़ते हुए जो है ना इनकी जब इस्तेमाल होता है तो तब ये जो है ना माना दे पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पे एक सवाल ले लेते हैं, सादा आवाजों को तहरीरी अलामत में लाने का नाम क्या है? सादा आवाज है, उनको तहरीरी अलामत में लाते हैं। एक तो सादा आवाज ये भी हर्फी होता है, किसी भी जबान के जो सादा आवाज है कि सादा आवाज वो हर्फ है, लेकिन उन आवाजों को भी तहरीरी अलामत में लाना हर्फ ही कहलाता है, हर्फ ही कहलाता है। तो क्या सादा आवाजों को तहरीरी अलामत में लाने का नाम क्या है? लफ्ज है, हर्फ है, कलमा है, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि सादा आवाजों को तहरीरी अलामत में लाना हर्फ कहलाता है, या सादा आवाज को ही हर्फ कहते हैं लेकिन उसको तहरीरी अलामत में लाना भी हर्फ ही कहलाता है। तहरीरी अलामत में लाना भी हर्फ ही कहलाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा हुरूफ तहजी दो तरह के होते हैं, मुफरद और मुरक्कब। जैसे मुफरद हुरूफ तहजी मंदरजा झेल है, ये सारे हुरूफ तहजी है जो 36 है। अगर सिर्फ यहां पे मुफरद हुरूफ तहजी, मुरक्कब हुरूफ तहजी, अगर मुफरद हुरूफ तहजी पूछा जाए तो 36 है, लेकिन अगर मुरक्कब हुरूफ तहजी पूछा जाए तो 15 है। लेकिन एक्चुअल जो हुरूफ तहजी है वो 36 है। अगर सवाल में आए कि हुरूफ तहजी कितने हैं तो 36 बताइएगा, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग डिटेल में और पढ़ने वाले हैं। तो मुफरद हुरूफ तहजी 36 है, मुरक्कब हुरूफ तहजी 15 है, तो कुल मिलाकर जो हुरूफ तहजी है वो यहां पे 51 हो रहा है। लेकिन सारे हुरूफ को मिला करके कितने हुरूफ तहजी है इसके बारे में बहुत सारा इख्तिलाफ है, बहुत इख्तिलाफ है। लोगों ने अलग अलग तरह से अलग अलग नंबर दे रखे हैं। तो वो अगर सवाल भी आता है तो किसी की राय या किसी के अकवाल के जरिए सवाल आ सकता है। जैसे मोहम्मद हुसैन ने जो है ना हुरूफ तहजी कितने बताए हैं, या किसी दूसरे शायर ने, किसी दूसरे नक्काद ने हुरूफ तहजी के बारे में क्या कहा है, ऐसे सवाल आ सकता है। लेकिन हुरूफ तहजी के बारे में सवाल आया हुआ है, हुरूफ तहजी कितने हैं। तो अगर सिर्फ हुरूफ तहजी पूछा जाए सवाल में तो 36 है, 36 ही आप बताइएगा। मुरक्कब हुरूफ तहजी बा, भा, पा, फा, ठा, ठा, झा, छा, धा, डा, तो ये जो है ना मुरक्कब है, क्योंकि दो हर्फ से मिलकर के जो है ना ये हर्फ बने हैं, इसी वजह से ये मुरक्कब बोलते हैं इसको। अब डिटेल में हुरूफ तहजी के बारे में पढ़ते हैं। आयत हाजिर में जदीद लिसानियाती उसूलों और साइंसी अंदाज पर उर्दू के जो कायदे तरतीब दिए गए हैं उनमें हुरूफ तहजी की कुल तादाद 36 है। जैसे मैंने बताया कि अगर हुरूफ तहजी सिर्फ पूछा जाए कि हुरूफ तहजी कितने हैं तो वो 36 है, आप 36 ही बताएंगे सवाल में। इंशाअल्लाह खां इंशा ने उर्दू हुरूफ तहजी की तादाद 85 बताए हैं, 85 बताए। ये हम नहीं जानते हैं कि वो किन किन हुरूफ को इनमें जो ना इंक्लूड कर रखा है, तो वो नहीं जानते, लेकिन इंशाअल्लाह खां इंशा ने उर्दू हुरूफ तहजी की तादाद 85 बताए हैं। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि उर्दू हुरूफ तहजी की तादाद 85 है, ये किसका कौल है, किसकी राय? पंडित बिरज मोहन दत्तात्रेय कैफी, पंडित बिरज मोहन दत्तात्रेय कैफी के नजदीक उर्दू हुरूफ तहजी की तादाद 47। मौलवी अब्दुल हक ने कवायदे उर्दू में 36 के बजाय हुरूफ तहजी की तादाद 50 बताया है, क्योंकि उन्होंने हकारी आवाजों को भी हुरूफ गर्दाना है। जैसे हकारी आवाज ये पा, फा, बा, भा, बा, जो दो हर्फ के मुरक्कब जैसे हुरूफ तहजी हमने पढ़ा, उसको हकारी आवाजों को आवाज वाली हुरूफ कहते हैं। तो उनको इंक्लूड करके 50 बताया है मौलवी अब्दुल हक ने। हाइया आवाज जैसे हकारी आवाज, हवाजों वाली तहरीरी शक्लों मसलन फा, भा, था, ढा, खा, घा वगैरह को मुफरद हुरूफ का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये हर्फ की तारीफ पर पूरी नहीं उतरती। मुफरद हुरूफ, जैसे मुफरद हुरूफ तहजी जैसे हमने पढ़ा 36 है, ये मुफरद हुरूफ का दर्जा नहीं दिया सकते, इसे मुरक्कब, इसी वजह से जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि मुरक्कब हुरूफ है, ये सब ये जो है ये मुरक्कब हुरूफ है, मुरक्कब हुरूफ है।
क्योंकि ये हर्फ की तारीफ पर पूरी नहीं उतरती है, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई नहीं है। छोटी इकाई का मतलब होता है जिसे ना टुकड़े टुकड़े किया जाए। लिसानियत की रूह से हर्फ सबसे छोटी तहरीरी इकाई होती है जिसके मजीद टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन हा, था, था, ये सब जो है ना टुकड़ा किया जा सकता। दाल अलग है और हा अलग है। अब इस तहरीरी इकाई को लिसानियाती इस्तिलाह में तरसीमिया कहते हैं। इस तहरीरी इकाई को, जो हम जिन आवाजों को तहरीरी अलामत में लाते हैं या तहरीरी इकाई में लाते हैं, उसको तरसीमिया भी कहते हैं। मसलन बा, ता, फा, मा, पा, जीम, गाप वगैरह, ये तरसीमिया है। मखलूत हरूफ, ये हकारी, हाइया आवाज, मखलूत हरूफ पा, फा, था वगैरह को हर्फ या सबसे छोटी तहरीरी इकाई तरसीमिया का दर्जा इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसकी तश्कील दो तहरीरी अनासिर पा, हा से बना है। इनकी तरतीब से अमल में आती है, इसीलिए उन्हें उर्दू के हरूफ तहज्जी में शुमार नहीं किया जा सकता। हमजा भी उर्दू में हर्फ नहीं है, बल्कि महज एक तहरीरी अलामत है जिसका इस्तेमाल मुसव्वती तसलसल के लिए किया जाता है। हमजा, ये याद रखिएगा, हमजा भी उर्दू में हर्फ नहीं है। मसलन भाई, फायदा, हुई वगैरह। बइस्तिस्नाए हमजा उर्दू हरूफ तहज्जी की कुल तादाद 36 है। हमजा को छोड़ करके उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद 36 है। अगर सिर्फ पूछा जाए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर सिर्फ पूछा जाए कि हरूफ तहज्जी कितने हैं तो 36 है। बाज लोगों ने हमजा को भी हर्फ माना है और उनके नजदीक 37 हरूफ तहज्जी है। अगर सवाल में पूछा जाए कि हमजा को मिला करके उर्दू में हरूफ तहज्जी कितने हैं तो वो 37 है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उर्दू के हरूफ तहज्जी में 28 अरबी के हरूफ, 28 अरबी के हरूफ, 4 फारसी के और 4 वो नए हरूफ जो खुद उर्दू में वज़ा किए गए हैं, यानी कुल 36 हरूफ है। यानी अगर 36 हरूफ तहज्जी में 36 हरूफ तहज्जी में अरबी के 28 हैं, फारसी के 4 है और उर्दू के खालिस 4 है। आगे पढ़ेंगे कि उर्दू के 4 जो वर्ड है वो क्या है। उर्दू में 4 नए हरूफ वज़ा किए गए हैं, वो ये हैं टा, डा, ड़ा, ये जो 4 हरूफ है ये उर्दू में 4 वज़ा किए गए हैं। उसके अलावा 4 फारसी के हैं और 28 अरबी के हैं। कुल मिलाकर के ये 36 होता है। दोस्तों उर्दू रस्मुल खत में एराब व अलामात मसलन जबर, जेर, पेश, मद, उल्टा पेश, हमजा, तशदीद और जज्म वगैरह अरबी फारसी से मुस्तार लिए गए हैं। उर्दू रस्मुल खत में जो एराब व अलामात हैं जितने भी हैं उर्दू रस्मुल खत में एराब व अलामात हैं, जैसे जबर, जेर, पेश, मद, उल्टा जितने भी आते हैं वो अरबी फारसी से मुस्तार लिए गए हैं। अरबी फारसी से मुस्तार लिए गए। अगर पूछा जाए कि रस्मुल खत में जो एराब व अलामात है वो किस जबान से मुस्तार लिए गए हैं तो वो अरबी फारसी से लिए गए, अरबी फारसी से लिए गए। उर्दू के तहरीरी निजाम में तनवीन मसलन फौरन, अलिफ मकसूरा मसलन ईसा, अलिफ वस्ल मसलन दारुल हुकूमत, कसरे इजाफत जैसे चिरागे महफिल और वावे मादुला मसलन खुश वगैरह को अरबी फारसी रस्मुल खत से लिया गया है। अगेन एक तो एराब व अलामत अरबी फारसी से आया है और तनवीन भी जो है ना अरबी फारसी से आया है। जैसे फौरन में तनवीन है, डबल जबर है, ईसा में अलिफ मकसूरा है, दारुल हुकूमत में अलिफ वस्ल है, कसरे इजाफत जैसे चिरागे महफिल में जो कसरे इजाफत है, वावे मादुला में जैसे खुश है, जैसे वावे मादुला है जो पढ़ा नहीं जा रहा है। ये सारा जो है अरबी फारसी से, असली फारसी रस्मुल खत से लिया गया है। उर्दू का तर्ज तहरीर और अंदाज किताबत नस्तालीक कहलाता है। ये याद रखिए, उर्दू का तर्ज तहरीर और अंदाज किताबत लिखने का अंदाज, तर्ज तहरीर वो भी लिखने का अंदाज। जो उर्दू का जो लिखने का अंदाज है वो नस्तालिक कहलाता है। खत्ते नस्तालिक का इर्तिका ईरान में हुआ था। ईरान के ख्वाजा मीर अली तबरेजी ने अरबी के 2 रसूम खत
ईरान के ख्वाजा मीर अली तबरेजी ने अरबी के दो रसूम खत नस्ख और तालीक को मिलाकर एक नया रस्म खत ईजाद किया था जो नस्तालिक के नाम से जाना जाता है। उर्दू के लिए आज यही रस्म खत मुरव्वज है और ये उर्दू का अपना रस्म खत बन गया, नस्तालिक रस्म खत। ये नस्तालिक जो ना रस्म खत, रस्मुल खत भी बोलते हैं, रस्मुल खत नस्तालिक है। उर्दू का जो रस्मुल खत है वो नस्तालिक कहलाता है, ये याद रखिए। उर्दू का सौती निज़ाम मुख्तलिफ ज़बानों से आई हुई है, आवाज़ों का मजमुआ है, आई हुई आवाज़ों का मजमुआ है। उर्दू का जो सौती निज़ाम है मुख्तलिफ ज़बानों से आई हुई है, मुख्तलिफ ज़बानों से आई हुई है, ये याद रखिए, मुख्तलिफ ज़बानों से, एक ज़बान से नहीं, अरबी फारसी से नहीं, बल्कि मुख्तलिफ ज़बान। जैसे उर्दू जहाँ से निकली है, खड़ी बोली, अबरंस, बहुत सारी जो बोलियाँ हैं, हरियाणवी है, बहुत सारी जो उनकी आवाज़ों का मजमुआ है। आगे चलते हैं। याद रहे कि उर्दू में अरबी अल्फाज बराह रास्त अरबी जबान से दाखिल नहीं हुए। उर्दू में याद रहे कि उर्दू में जो अरबी अल्फाज आए हैं वो बराह रास्त अरबी जबान से दाखिल नहीं हुए, बल्कि फारसी के तवस्सुत से आए। जैसे अरबी से फारसी और फिर उर्दू। अरबी के जितने वर्ड है इस्तेमाल हुए हैं वो फारसी में पहले आया और फिर जो ना फारसी से वो उर्दू में आया। तो ऐसा नहीं, अगर पूछ दिया जाए कि अरबी के जितने अल्फाज हैं बराह रास्त अरबी से ही आया है, नहीं, वो गलत हो जाएगा, वो फारसी के तवस्सुत से आया। उर्दू ने इन अल्फाज को अपनी जबान के मिजाजो, मिनहाज और सौती आहंग के मुताबिक इख्तियार किया। उर्दू की तमाम ज़मीरें गायब, हाजिर, मुतकल्लिम संस्कृत और प्राकृत से माखूज है। ये याद रखिए कि उर्दू के तमाम ज़मीरें गायब, हाजिर, मुतकल्लिम संस्कृत और प्राकृत से माखूज है। ज़माइर की तरह उर्दू के तमाम अफ़आल भी हिंदीउल असल है। उर्दू के तमाम अफ़आल हिंदीउल असल है। तमाम अफ़आल, ये पूछा जाए कि उर्दू के तमाम अफ़आल क्या है, हिंदीउल असल है। उर्दू के बुनियादी हरूफ या बुनियादी तरसीमियों की तादाद 18 करार दी गई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उर्दू में जब एक हर्फ दूसरे हर्फ के साथ मिलकर लिखा जाता है तो उसकी शक्ल कदरे बदल जाती है। हर्फ की इस बदली हुई शक्ल को तरकीबी शक्ल कहते हैं। अच्छा, जैसे ही एक हर्फ, उर्दू के जो हरूफ तहज्जी है उनके हरूफ अगर एक हर्फ दूसरे हर्फ से मिलकर लिखा जाता है तो उसको जो एक इस्तिलाह दिया जाता है या उसका नाम दिया जाता है, वो बदल करके लिखा जाता है, तो इस बदली हुई शक्ल को तरकीबी शक्ल कहते हैं, तरकीबी शक्ल कहते हैं। जैसे एक रा है प्लस दाल है, तो इसको अगर लिखेंगे रद, रद हो गया। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे मिजाज, मिजाज में मीम और जे, इसका जो मीम जो लिखा जाता है, मीम ऐसे लिखा जाता है, फिर प्लस जे लिखा जाता है। लेकिन जब मिजाज लिखा गया तो इसकी शक्ल कदरे बदल गया, ऐसे हो गया, मीम यहां पे हो गया और जे यहां पे हो गया। तो ये इसकी जो शक्ल है, इसकी शक्ल है वो बदल गई। और जब इसी बदली हुई शक्ल को तरकीबी शक्ल कहते हैं, तरकीबी शक्ल कहते हैं। लिसानियाती इस्तिलाह में हर्फ की बदली हुई या तरकीबी शक्ल को ज़ेली तरसीमिया कहते हैं। हर्फ की बदली हुई शक्ल को ज़ेली तरसीमिया कहते हैं। उर्दू के तमाम 36 हरूफ एक दूसरे के साथ मिलकर लिखे जा सकते हैं और अपनी तरकीबी शक्लें वज़ा कर सकते हैं, लेकिन 9 हरूफ, यानी ये जो 9 हरूफ है, अलिफ, दाल, रा, जाल, रे, ड़ा, जे, झे, वाव, ऐसे हैं जो अपने बाद के किसी भी हर्फ के साथ मिलकर नहीं लिखे जाते। तो लेकिन 9 हरूफ के अलावा सारे हरूफ जो ना एक साथ लिखे जा सकते हैं। ये याद रखिए कि उर्दू के जो हरूफ तहज्जी है उनमें से 9 हरूफ को जो है ना अलग ही लिखा जाता है, एक साथ लिखा नहीं जा सकता है, लेकिन उसके अलावा जितने हरूफ है उनको एक साथ लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हरूफ तहज्जी हमने कंप्लीट कर लिया। हरूफ तहज्जी, हरूफ तहज्जी हमारी कंप्लीट हो गई। अब पढ़ते हैं हरूफ तहज्जी में से जो हरूफ शमसी है और हरूफ कमरी है। हरूफ शमसी वो हरूफ कमरी, ये इतना पढ़ने से हमें समझ में आ जाएगा कि हरूफ शमसी क्या है और हरूफ कमरी क्या है।
عربی زبان کی جو ایک فصیح اور بلیغ زبان ہے، ایک خصوصیت ہے کہ اس میں بعض لفظوں میں امتیاز کرنے کے لیے الف لام لگا دیتے ہیں، مگر کچھ حروف ایسے ہیں کہ اگر ان سے پہلے الف لام آتا ہے تو الف لام آتا تو ہے مگر تلفظ میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ جن حروف کے شروع میں الف لام نہیں پڑھا جاتا انہیں حروف شمسی کہتے ہیں۔ یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ جب الشمس میں پہلے الف لام لگایا جاتا ہے تو لام کی آواز نہیں ظاہر کی جاتی ہے۔ الشمس میں جو پڑھا جائے تو لام کی آواز ظاہر نہیں کی جاتی ہے۔ جن حروف میں لام کی آواز تلفظ میں ظاہر کی جاتی ہے انہیں حروف قمری کہتے ہیں، کیونکہ القمر جب پڑھا جائے تو اس میں الف لام لگائیں گے تو لام کی آواز ظاہر کی جاتی ہے۔ تو اچھا، حروف شمسی اور حروف قمری کس کو کہتے ہیں؟ حروف شمسی اس کو کہتے ہیں جس سے پہلے لام، اگر الف لام لگایا جائے تو لام پڑھنے میں آئے، پڑھا جائے، سوری حروف شمسی کہتے ہیں جو اگر کسی لفظ سے پہلے الف لام لگایا جائے تو ان کے سے پہلے لام نہیں پڑھا جائے انہیں حروف شمسی کہتے ہیں۔ جیسے الشمس کو اگر پڑھو گے تو آپ پڑھو گے تو لام جو یہاں پہ ہے یہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، اسی وجہ سے الشمس حروف شمسی کہتے ہیں۔ اسی طرح حروف قمری سے پہلے یا کسی لفظ سے پہلے اگر الف لام لگایا جائے اور وہ لام کی آواز تلفظ میں ظاہر کی جائے، تلفظ میں آ رہا ہو تو اسے حروف قمری کہتے ہیں، کیونکہ القمر اگر پڑھو گے، قمر سے پہلے اگر الف لام لگائیں گے تو لام پڑھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں ظاہر ہو رہا ہے القمر، تو اسی وجہ سے حروف قمری کہتے ہیں اس کو۔ یہ اصول صرف عربی زبان کے الفاظ کے ساتھ مختص ہے، مگر چونکہ اردو میں ایسے ان گنت عربی الفاظ آتے ہیں لہٰذا ان کی تصریح ضروری ہے۔ اچھا، الف لام لفظوں سے پہلے الف لام لگانا یہ عربی لفظ کی خصوصیت ہے، عربی زبان کی خصوصیت ہے، لیکن عربی زبان کے بہت سارے ایسے الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہارون الرشید، جبل الطارق، ذوالنور، یہ، اور اسی طرح یہاں پہ عبد الجلیل، نور العین، بیت المال، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے۔ تو اس وجہ سے حروف شمسی اور حروف قمری پڑھنا اردو میں بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ اصول صرف عربی زبان کے الفاظ کے ساتھ مختص ہے، مگر چونکہ اردو میں ایسے ان گنت عربی الفاظ آتے ہیں لہٰذا اس کی تصریح ضروری ہے۔ مثلا ہارون الرشید، جبل الطارق اور ذوالنور میں را، تا اور نون سے پہلے الف لام لکھا تو ضرور جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا۔ تو اگر ایسے الفاظ جس کے ایسے حرف جس سے پہلے اگر الف لام لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے اس کو حروف شمسی کہتے ہیں۔ چنانچہ بشمول ان تین حروف کے حروف شمسی درج ذیل ہیں، جیسے تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طور، ذو، لام، نون۔ ان حروف سے پہلے الف لام اگر لگائیں گے تو اس کی آواز نہیں آتی ہے، تو اسی وجہ سے ان کو حروف شمسی کہتے ہیں اور اس کی تعداد 14 ہے۔ حروف قمری، عبد الجلیل، نور العین، بیت المال میں نون، جیم، میم سے پہلے الف لام لکھا جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا۔ اسی طرح بشمول ان تین حروف کے حروف قمری مندرجہ ذیل ہے، الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، واو، گولہا، یا۔ تو ان حروف سے پہلے اگر الف لام لگائیں گے تو الف لام بھی پڑھا جاتا ہے، اس لیے سے اسے حروف قمری کہتے ہیں، وہ بھی 14 ہے۔ جیسے جیم سے پہلے، عین سے پہلے اور میم سے پہلے الف لام لگا تو گیا ہے لیکن وہ پڑھا بھی جا رہا ہے، جیسے عبدل لام پڑھا جا رہا ہے، نور لام پڑھا جا رہا ہے، بیت یہ لام پڑھا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ حروف قمری ہے۔ اگر لام پڑھا نہ جائے، ظاہر نہ ہو تو حروف شمسی ہو جائے گا، جیسے شین سے پہلے لام لگا ہے تو ہارون الرشید یہاں پڑھا جا رہا ہے، لام نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ جبل الطارق، تا سے پہلے لام لگا ہوا ہے یہاں پہ لیکن وہ پڑھائی میں نہیں آتا ہے، جبل الطارق۔ اسی طرح ذوالنور، نون سے پہلے لام لگا ہوا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، تو نون سے پہلے، تا سے پہلے یا شین سے پہلے، بڑی شین سے پہلے اگر لام لگ رہا ہے اور پڑھائی میں نہیں آتا ہے تو اسے حروف شمسی کہتے ہیں۔ دوستو ایک کوشچن لے لیتے ہیں، حرف شمسی کتنے ہیں؟ 5، 7، 14، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے ایک سے میں سے کوئی نہیں۔ اگر یہی سوال اس طرح پوچھا جائے، حرف قمری کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟
तो दोनों का जो जवाब होगा वो 14 होगा। सी हमारा सही ऑप्शन है। हरफ शमसी भी 14 है और हरफ कमरी भी 14 है। आगे बढ़ते हैं। हुरूफ की किस्में, तलफ्फुज के एतबार से मंदरजा झेल हुरूफ की कई किस्में हैं? अलिफ, नून, वाव, गोलहा और या। अलिफ की 2 किस्में, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। अलिफ मकसूरा वो अलिफ जिसकी आवाज सादा होती है, जैसे अदब, बाल, हवा। ये जो अलिफ है, इस अलिफ की जो आवाज है वो सादा है, इस वजह से ये अलिफ मकसूरा है। अलिफ अदब, बाल, हवा। लेकिन अलिफ ममदूदा किसको कहते हैं? उस पर ये निशान होते हैं, ममदूदा की निशान अलामत होती है, उसे कहते हैं। और इसे खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे आम, आम, आन, आग, आग, खींच करके पढ़ा जा रहा है। अदब, बाल, हवा में जो अलिफ है वो खींच करके नहीं पढ़ा जाता है, इस वजह से वो सादा आवाज है, इस वजह से उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। लेकिन अलिफ ममदूदा को खींच करके पढ़ा जाता है, इसी वजह से उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। अलिफ ममदूदा ज्यादातर लफ्ज के शुरू में आता है, लेकिन अरबी के कुछ अल्फाज के दरमियान भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे माल, कुरान। उर्दू में अलिफ ममदूदा जो है ना, स्टार्टिंग में, इब्तिदा में जो है ना अलिफ आता है, लेकिन अरबी में किसी किसी लफ्ज के बीच में भी आ जाता है, ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे नून की जो 2 किस्में, नून जाहिर और नून गुन्ना। नून जाहिर, उसका तलफ्फुज बिल्कुल जाहिर और आया होता है नून जाहिर का, जैसे जान, पान, धान, नमक। इंसाफ में नून जो है, नमक में नून, धान में नून, पान में नून और जान में नून जो है ना, इसका जो तलफ्फुज है बिल्कुल जाहिर है, इसकी आवाज एकदम आया और बयां हो रही है। उसी तरह नून गुन्ना, इसकी आवाज नाक से निकलती है, जैसे आंगन, पतंग, पलंग। आंगन में नून, ये नून जाहिर है, नून जाहिर, नून जाहिर है। लेकिन आंगन में बीच वाला जो नून है, पतंग में जो बीच वाला नून है, पलंग में जो बीच वाला नून है, ये नून गुन्ना है, क्योंकि इसकी आवाज नाक से आ रही है। जिसकी आवाज नाक से निकले उसे नून गुन्ना कहते हैं। लेकिन यह नून जब लफ्ज के आखिर में आए तो उस पर नुक्ता नहीं होता। ये याद रखिएगा कि नून गुन्ना जब लफ्ज के आखिर में आए तो उसमें नुक्ता नहीं होता, जहां, नहीं, कहां, नहा, जहां, ये नून गुन्ना। लेकिन बीच में आए तो नुक्ता आएगा, जैसे आंगन में बीच में नून आए, नून गुन्ना आया तो वो उसमें नुक्ता है। पतंग में जो बीच में जो नून आया है, नून गुन्ना आया है, उसमें जो ना नुक्ता है। उसी तरह पलंग में जो बीच में जो नून गुन्ना आया है, उसमें भी नुक्ता है। अब वाव, अलिफ नून, अब वाव। वाव की 3 किस्में हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। वाव मारूफ, ये वाव खींच कर पढ़ी जाती है और इस पर ये जो उल्टा पामा की तरह होता है, ये इसकी अलामत होती है, जैसे खूब, बू, सू, नूर, हूर। वाव, वो वाव जिसे खींच कर पढ़ी जाती है उसको वाव मारूफ कहते हैं। वाव मजहूल, जिसे खींच कर नहीं पढ़ा जाए ना, आराम से पढ़ा जाए सादा आवाज में, उसे वाव मजहूल कहते हैं, जैसे कोल, मोल, ओस, शोर। वाव मारूफ, जिसे खींच कर पढ़ी जाए उसे वाव मारूफ कहते हैं। वाव मजहूल, जिसे खींच कर नहीं पढ़ा जाए वो जो ना वाव मजहूल है, जैसे को, मोल, ओस, शोर। उसी तरह वाव मादूला, ये वाव लफ्ज में लिखे होने के बावजूद पढ़ी नहीं जाती, जैसे वाव मादूला, जैसे वो वाव जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। ये वाव लफ्ज में लिखे होने के बावजूद पढ़ी नहीं जाती है, जैसे ख्वाब में जो वाव है वो लिखा तो हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। ख्वाहिश में जो वाव है वो लिखा तो हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। खुश में जो वाव है वो लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। उसी तरह वाव खुर्शीद में वाव लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं, ख्वाब और खुश में जो वाव है उसे क्या कहते हैं? वाव मारूफ, जो खींच कर पढ़ी जाए। वाव मजहूल, जो सादा आवाज में पढ़ी जाए, सादा आवाज, या खींच कर नहीं पढ़ी जाती है। ये वाव मादूला, जो लिखे होने के बावजूद पढ़ी नहीं जाए, पढ़ी नहीं जाए। तो जैसे ख्वाब में जो वाव लिखा है
वाव जो लिखा हुआ है या खुश में जो वाव लिखा हुआ है ये पढ़ी नहीं जा रही है, इसी वजह से इसे वाव मादुला कहते हैं। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। गोल हा की दो किस्में हैं। हाय मलफूजी वो हा जिसका तलफ्फुज किया जाता है, जैसे गुनाह में, सियाह में, पनाह कोह में जो हा लिखी गई है, हा जो हर्फ लिखी गई है वो पढ़ी भी जाती है, जैसे उसे हाय मलफूजी कहते हैं। हाय मुख्तफी इसकी आवाज अलिफ की तरह मालूम होती है, जैसे बंदा, गंदा, रिश्ता, किस्सा, हिस्सा, लहजा। ये जो हा है ये भी आखिर में है और हाय मलफूजी भी आखिर में है, लेकिन जो हा है वो जिसका तलफ्फुज एकदम गोल हा की तरह होता है, गुनाह, सियाह, पनाह, को, लेकिन एक हा, यही हा जो ना लास्ट में आता है और उसे हाय मुख्तफी कहते हैं और उसकी आवाज अलिफ की तरह मालूम होता है, जैसे बंदा। बंदा नहीं पढ़ा जाता, बंदा पढ़ा जाता है। गंदा नहीं पढ़ा जाता, वो गंदा पढ़ा जाता है। रिश्ता में रिश्ता नहीं पढ़ा जाता है, रिश्ता नहीं बोला जाता है, रिश्ता बोला जाता है। किस्सा में किस्सा नहीं बोला जाता, किस्सा बोला जाता है। उसी तरह या की दो किस्में हैं। या मारूफ, इसमें या का तलफ्फुज खींच कर किया जाता है। या मारूफ में जो मारूफ जाना पहचाना या, इसका मतलब तलफ्फुज में खींच कर पढ़ी जाए, वो या मारूफ है, जैसे पानी, रोटी, घाटी, चीत, मीत, अमीर। यहां में जो जितनी इन सारे अल्फाज में जो या इस्तेमाल हुई है उसकी आवाज खींच करके पढ़ी जा रही है, इसी वजह से या मारूफ है। एक है या मजहूल, इसकी आवाज सादा होती है, जैसे गहरे, पहरे, एक, रेल, खेत, रेत में जो या है, खेत में या है, रेल में या है, एक में या है, पहरे में या है, गहरे में या है, इसकी आवाज सादा होती है, इसी वजह से या मजहूल कहते हैं। जब किसी लफ्ज के दरमियान या मारूफ आती है तो उसकी पहचान के लिए उसके नीचे खड़ा जेर की अलामत दे दी जाती है, जैसे झील, गीत, खुर्शीद, रीत। अच्छा, किसी लफ्ज के दरमियान अगर या मारूफ जिसे खींच करके पढ़ना होता है, उसकी पहचान अगर करना हो, हालांकि इसकी पहचान की जरूरत नहीं है, वो पता चल जाता है, लेकिन अगर पहचान के लिए उसके नीचे ना जो खड़ा जेर की अलामत डाल देते हैं, वैसे ये लिखने में आता नहीं है, लेकिन अलामत को पहचानने के लिए लिखा जाता है बस। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने पढ़ लिया हुरूफ़े तहज्जी, उसके बाद हमने पढ़ लिया शमसी, कमरी, उसके बाद पढ़ लिया अक़साम, हुरूफ के अक़साम पढ़ लिया। जैसे कुछ हुरूफ है उसके अक़साम है, अलिफ, नून, वाव, हा, या, इन सब की जो किस्में हैं हमने पढ़ लिया। अब जब हुरूफ की बहस खत्म हो गई, अब आता है हुरूफ से कलमा तक। आप लोग जरूर देखे होंगे कि थंबनेल में मैंने लिखा है कि हर्फ से कलमा तक का सफर, हर्फ से कलमा तक का सफर। तो अब हमें जानना यह है कि हुरूफ तो हमने पढ़ लिया, हुरूफ एक इकाई है जिसे अब तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन हुरूफ तहज्जी को मिला करके पढ़ा जा सकता है। तो जब मिला करके पढ़ेंगे तो वो कलमा बनेगा। चंद हुरूफ के मिलने से लफ्ज बनता है, चंद हुरूफ के मिलने से लफ्ज बनता है। लफ्ज बामाना भी हो सकता है और बेमाना भी हो सकता है। बामाना को मौजू बोलते हैं, मौजू, और बेमाना को मुहम्मल बोलते हैं। बामाना को मौजू बोलते हैं और बेमाना को मुहम्मल बोलते हैं। बामाना लफ्ज कवायद की इस्तिलाह में कलमा कहलाता है। जो मौजू वाला लफ्ज है वो मौजू है, उसे कवायद की इस्तिलाह में कलमा बोला जाता है, और बेमाना को मुहम्मल बोलते हैं, जैसे मुहम्मल हमने पहले ही लिख दिया। तो यहां पे एक चीज है, चंद हुरूफ मिला तो लफ्ज बना, लफ्ज बन गया। चंद हुरूफ मिला तो लफ्ज बन गया। और लफ्ज की दो किस्में, मौजू और मुहम्मल। यहां पे अगर हम देखें, चंद हुरूफ से लफ्ज बन गया और
लफ्ज जो बना वो एक बामाना हो गया जिसे मौजू बोलते हैं, और एक हो गया मुहम्मल। अब देखिए मौजू को जो है ना हम कलमा बोलते हैं। चंद हरूफ मिला तो लफ्ज बना। लफ्ज की दो किस्म, मौजू मुहम्मल, और मौजू को ही जो है ना कवायद के इस्तिलाह में कलमा बोलते हैं, कलमा कहते हैं, और बेमाना को मुहम्मल। बामाना लफ्ज के दूसरे कलमे की मदद के बगैर अपने माना आप देता है। जो बामाना लफ्ज है, मौजू लफ्ज है, कलमा है, वो किसी दूसरे लफ्ज की मदद के बगैर ही जो है ना वो माना दे देता है। जैसे असलम में अलिफ सीन लाम मीम, ये चंद हरूफ जो है ना मिल गया जिसे लफ्ज बन गया। लफ्ज बना तो लफ्ज की दो किस्म, मौजू और मुहम्मल। लेकिन असलम जो है यहाँ जो ना कलमा है, मौजू है। अनवर, कलम, आया वगैरह। अब देखिए, अब ये कलमा है। कलमा की अब 6 किस्में हैं। इसको आप जो है ना यहां पे कलमा लिख दीजिए। कलमा है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इस्म, ज़मीर, सिफत, फेल, मुताल्लिक फेल और हुरूफ। ये कलमा की 6 किस्म। फिर से मैं बता देता हूं। चंद हरूफ मिले, चंद हरूफ जो हरूफ तहज्जी है, चंद हरूफ मिले तो लफ्ज बना। और जो लफ्ज होते हैं, अल्फाज होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। एक मौजू होते हैं जो बामाना होता है, और मुहम्मल बेमाना होता है। तो लफ्ज 2 तरह के होते हैं। चंद हरूफ मिले तो लफ्ज बना, और लफ्ज अल्फाज 2 तरह के हैं, मौजू बामाना, मुहम्मल बेमाना। जो बामाना या मौजू लफ्ज है वो कलमा कहलाता है। और अब कलमा की जो है ना 6 किस्में है यहाँ पे, इस्म, ज़मीर, सिफत, फेल, मुताल्लिक फेल, हुरूफ। दोस्तों ये हुरूफ तहज्जी पढ़ा, लेकिन फिर से कलमा की जो किस्म है, एक है हुरूफ आ गया। तो ये दूसरे तरह के हुरूफ है, ये इकाई हुरूफ नहीं है, बल्कि मुरक्कब हुरूफ आप बोल सकते हैं। लेकिन वो मुरक्कब हुरूफ जो है ना हुरूफ तहज्जी की कुछ लोगों ने हुरूफ तहज्जी मान लिया है, लेकिन ये हुरूफ जो है ना मुरक्कब हुरूफ ये हुरूफ तहज्जी की तरह नहीं है। दूसरा है जो ऐसे हुरूफ है जो जुमले बनाने में मदद करते हैं, ये हुरूफ ऐसे, इनके बारे में अभी पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ेंगे, हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हुरूफ की जो बहस है, हुरूफ तहज्जी हो, हुरूफ शमसी हो, हुरूफ कमरी हो, हुरूफ के अक़साम हो, या कलमा की जो एक किस्म हुरूफ है उसको भी पढ़ करके हम लोग हुरूफ की बहस ही खत्म कर देंगे, ताकि आप लोगों को कहीं से भी हुरूफ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे, चाहे हुरूफ तहज्जी से पूछे या कलमा की किस्म हुरूफ से पूछे, आप आराम से इजीली क्वेश्चन को हल कर पाए। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अब हुरूफ पढ़ते हैं। हुरूफ जो कलमा की किस्म है, ये हुरूफ अब पढ़ रहे हैं जो कलमा की किस्म है, ये हुरूफ है, ये हुरूफ है। अब जेल में तहरीरी अलामत को हम अच्छी तरह जानते हैं। ये हुरूफ तहज्जी अलिफ बा जीम दाल का खा गा घा ए बी सी डी। जैसे किसी भी जबान की तालीम हासिल करते हुए हम उसकी बुनियादी आवाजों की अलामत सीखते हैं, उन्हें हुरूफ तहज्जी कहते हैं। बुनियादी अलामत है, बुनियादी आवाजों की जो अलामत है, वो तहरीर शक्ल में हो या अलामत हो, वो अल्फाबेट कहलाता है। आजादाना इन हुरूफ के माना नहीं दे होते। जबान बोलते या लिखते पढ़ते हुए हम नीचे दी गई आवाजें भी इस्तेमाल करते। इनके जो अल्फाबेट, इनके भी माना नहीं होते, लेकिन जुबान में बोलते या लिखते पढ़ते हैं, जुमला को बनाते वक्त में नीचे दिए गए आवाजें भी हम पढ़ते हैं। ये बा, बे, पर, तक, से, में, ये आवाजें हैं, ये हुरूफ भी है। इनके अलावा बहुत सी आवाजें हैं। क्या उनके कुछ माने समझ में आते हैं? अकेले पड़े रहने में अलिफ बा जीम वगैरह की तरह ये भी बेमाना है। ये बा, बे, पर, तक, से, में, ये सब भी जो ना बेमाना है। बोलते या लिखते पढ़ते ये जो आवाजें हम पढ़ रहे हैं, ये भी हुरूफ है। अब देखिए नीचे, बाअदब, बेखौफ, सर पर, घर तक, हाथ से, बाग में, यानी दूसरे बामाना लफ्जों से पहले या बाद में आकर उनके कुछ माना समझ में आने लगते हैं। बेमाना हुरूफ तहज्जी की तरह ये भी हुरूफ पार्टिकल्स हैं। बात करते या लिखते वक्त जिन्हें दूसरे लफ्जों के साथ लाना जरूरी होता है, ऐसे हुरूफ की चंद किस्में हैं, यहां जिनका तारुफ किया जाता है। तो हुरूफ तहज्जी जो है, हुरूफ तहज्जी से अल्फाज, लफ्ज बनते हैं।
और ये जो हरूफ है बा बे पा, ये जो हरूफ है इससे जो बनते हैं ये जुमले बोलते या लिखते हुए इस्तेमाल करते हैं, जिससे जुमला का माना मुकम्मल होता है। फिर हरूफ तहज्जी एक अलग है। ये जो हरूफ है कलमा की एक जो अक़साम है, ये हरूफ अलग है, जुमले में बोलते या लिखते हुए इस्तेमाल करते हैं। और ये भी जैसे हरूफ तहज्जी बेमाना होता है, ये भी हरूफ बेमाना होता है, लेकिन अल्फाज से पहले या बाद में आकर के ये जो ना माना देता है। जी दोस्तों, हरूफ ये कलमा की एक किस्म है और ये हरूफ वो हरूफ तहज्जी नहीं है, बल्कि ये हरूफ जो जुमले बनाने में मदद करते हैं, जुमले को बामाना करने में मदद करते हैं, ये वो हरूफ है। हरूफ वो गैर मुस्तकिल अल्फाज हैं जो तन्हा लिखने या बोलने में कोई माना ना दे। हरूफ तहज्जी भी माना नहीं देता है, लेकिन ये हरूफ भी माना नहीं देता है, जैसे का, की, को, तक, पर, उसे वगैरह। हरूफ की 4 किस्में हैं। ये SCERT की बुक है, SCERT की बुक है, इसमें हरूफ की 4 किस्म दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हरूफ की कितने किस्में हैं तो 4 आप जो है ना क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अगर 4 ऑप्शन में हो तो प्लीज 4 दे दीजिए। जैसे पहला हरूफ रब्त, हरूफ अत्फ, ताकीद, हरूफ फुजाइया। अब हरूफ रब्त में 2 है, हर्फ जार, हर्फ अत्फ, हर्फ इजाफत। ताकीद को हरूफ तखसीस भी कहते हैं, ताकीद को तखसीस। फुजाइया में निदा, तासुफ, तहसीन, ये सारे जो हरूफ हैं ये फुजाइये में आ जाता है। तो सारे का जो डिटेल है, रब्त, अत्फ, ताकीद और फुजाइया, पहले हम इनकी तारीफ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम हर्फ जार, हर्फ इजाफत, तखसीस, तासुफ, निदा, तहसीन, हर्फ इस्तिफाम, ये सारे हरूफ भी पढ़ेंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। हर्फ रब्त ये वो हरूफ है जो लफ्जों के बाहमी ताल्लुक को बताते हैं, जैसे उसका घोड़ा में ये हर्फ इजाफत है। जैद की बकरी हर्फ इजाफत है। मैंने कहा, उससे कहो वगैरह, उसमें का, के, की, ने जो है ना से हर्फ रब्त है। हर्फ रब्त ये वो हरूफ है जो लफ्जों के बाहमी ताल्लुक को बताते हैं। बाहमी ताल्लुक को जो लफ्जों में बाहमी ताल्लुक को बताए उसको हर्फ रब्त कहते हैं। जैसे उसका घोड़ा, इसका ताल्लुक बता रहा है, घोड़े का ताल्लुक किसी से बता रहा है। जैद के बकरी से ताल्लुक क्या है, तो जैद की बकरी है। मैंने कहा, अगर कुछ कहा है तो किसने कहा है, मैंने कहा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हर्फ जार को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि रब्त में रब्त जो है वो हर्फ जार और हर्फ इजाफत। इन जुमलों को पढ़िए। पहले बाग में खेल रहे हैं बच्चे, वो घर से निकला, सर पर टोपी पहनो, गीली दीवार को हाथ ना लगाओ, दरिया तक पहुंचकर मैं रुक गया, पर्दों का रंग उड़ चुका है, हमने खाना खा लिया है। इन जुमलों में खत कशीदा हरूफ ऐसे हरूफ हैं जिनसे एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज से ताल्लुक कायम होता है। वो हरूफ जो एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज से ताल्लुक कायम करते हैं उन्हें हर्फ जार कहते हैं। उन्हें हर्फ रब्त भी कहा जाता है। उसी तरह हर्फ जार को प्रीपोजिशन कहते हैं। हर्फ इजाफत को रिलेटिव पार्टिकल्स कहते हैं इंग्लिश में। इन लफ्जों को पढ़े। नसीम का घर, स्कूल के बच्चे, सबा की किताब। इन लफ्जों में का, के, की ऐसे हरूफ हैं जो दो लफ्जों के दरमियान निस्बत या ताल्लुक जाहिर करें। उसी तरह जैसे हर्फ जार में करता है कि दो लफ्जों के दरमियान ताल्लुक कायम करते हैं, और हर्फ इजाफत में भी निस्बत या ताल्लुक कायम करते हैं।
وہ حروف جو دو لفظوں کے درمیان نسبت یا تعلق ظاہر کرے اسے حرف اضافت کہتے ہیں. ان لفظوں میں گھر کی نسبت نسیم سے، بچوں کی نسبت اسکول سے اور کتاب کی نسبت سبا سے کی ہے. تو یہ حرف اضافت ہے. تو حرف جار یا حرف اضافت جو ہے نا ربط کی ہی جو ہے نا ربط کے حصے ہیں یا پارٹ ہے یا اس کی قسم ہے، یہ آپ کہہ لیجئے. تو ہم نے ابھی یہ ربط کو اور ڈیٹیل میں پڑھا کہ حرف جار جو ہے نا ربط ہی ہوتا ہے، حرف اضافت بھی حرف ربط ہی کہلاتا ہے. دوستو ایک جو ہے نا مثال لے لیتے ہیں، ایک سوال لے لیتے ہیں کہ ذیل کے جملے میں حروف جار کی نشاندہی کیجیے. جو ذیل کی جملہ ہے، ایک جملہ ہے کھانا میز پر لگا دو. کھانا میز پر، یہ جو پر ہے یہ حروف جار ہے. پر، کھانا، میز، اس میں سے حروف جار کون سا ہے؟ میز ہے، کیونکہ میز پر لکھا ہوا تو میز حرف نہیں ہے، کھانا بھی حرف نہیں ہے، تو پر جو ہے یہ حرف ہے. اس وجہ سے اے از دی کریکٹ آپشن. آگے بڑھتے ہیں. عطف پڑھتے ہیں. یہ دو لفظوں یا دو جملوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. دو لفظوں یا دو جملوں کو، دو لفظ یا دو جملوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. جیسے صبح و شام، بچے اور بوڑھے، ان میں واو اور حروف عطف ہے. حروف عطف کہتے ہیں دو لفظوں یا دو جملوں کو جوڑنے کا کام کرے اسے حروف عطف کہتے ہیں. تاکید، جسے حرف تخصیص بھی کہتے ہیں، میں نے پہلے ہی بولا کہ تاکید کو تخصیص بھی کہتے ہیں. یہ فاعل کے بعد تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کو تخصیص کرنے کے لیے یا تاکید کسی چیز پر زور دینے کے لیے جو نا یہ حرف آتے ہیں. جیسے میں نے تم سے ہی کہا تھا، اس جملے میں ہی جو ہے حرف تاکید ہے، حرف تخصیص ہے. تم سے ہی، میں نے تم کو کہا تھا تو اس چیز پر زور دینے کے لیے ہی لگا دیا تاکہ تخصیص ہو جائے، تاکید ہو جائے. حروف فجائیہ، جیسے میں نے بتایا کہ اس میں ندا بھی ہوتا ہے، تعسف بھی ہوتا ہے اور تحسین بھی ہوتا ہے. تحسین بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ تعجب بھی ہوتا ہے. یہ سارے جو ہے نا تعجب، یہ سارا فجائیہ کے اندر ہوتا ہے. یہ وہ حروف جو جوش اور جذبے میں بے اختیار زبان سے نکل آئے، اخا، آہا، چھی چھی، آہ وغیرہ، واہ واہ، یہ سارے جو ہے نا حرف فجائیہ. ندا، تعصب، تحسین، تعجب، یہ سارا ہے حرف فجائیہ. وہ حروف جو جوش اور جذبے میں بے اختیار زبان سے نکل آئے اسے حرف فجائیہ کہتے ہیں. اب دوستو حروف عطف جو ہم نے پڑھا، حروف کے جو ایک قسم ہے حروف عطف، ربط کے بعد جو نا حروف عطف آتا ہے، اس کے بعد حروف تاکید ہے، حروف فجائیہ ہے. تو حروف عطف کو جو نا تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. ذیل کے خانوں میں دیے گئے فقرے اور جملے پر غور کیجیے. الف میں جوان اور بوڑھے، میں تو وہاں پہنچا مگر وہی نہ آیا. ابھی ہم نے حروف عطف کی تعریف میں پڑھا کہ دو جملوں یا دو فقروں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، وہ حروف عطف ہے. یہ دو لفظوں کو جوڑ رہا ہے. یہاں پہ دو لفظوں کو جوڑ رہا ہے. یہ یہاں دو جملوں کو جوڑ رہا ہے. اسی طرح آدمی یا انسان، یہ کتاب پڑھو یا وہ کتاب پڑھو. میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا. اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی مت جاؤ. کالم الف کے فقروں میں دو اسموں اور دو ضمیروں کو اور یا کے سے جوڑا گیا ہے. کالم با کی مثالوں میں دو جملوں میں جنہیں مگر، یا، لیکن، کے سے جوڑا گیا ہے. اس لیے حروف عطف کہتے ہیں وہ حرف یا لفظ جو دو لفظوں، فقروں، جملوں کو جوڑتا ہے، حرف عطف کہلاتا ہے. ایک سوال لے لیتے ہیں کہ ذیل کے جملوں میں سے حروف عطف کی نشاندہی کیجیے. کتاب اور اخبار لے آؤ. تو یہاں کتاب اور اخبار دو لفظوں کو جوڑا ہے، دو لفظوں کو جوڑا ہے. اس میں کتاب اور اخبار میں اور جو ہے یا پھر حروف عطف کیا ہے، کون سا؟ اور ہے، لیاؤ ہے، اخبار ہے، لیاؤ ہے، آؤ ہے، اور ہے. حذف والا میں سے ایک سے شاید حذف والا میں سے کوئی نہیں. تو دوستو اس میں جو حروف عطف ہے اور ہے.
इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हरूफ तखसीस को थोड़ा सा पढ़ते हैं, इम्फेटिक्स बोलते हैं। जेल में जुमलों को पढ़िए और ध्यान दीजिए कि उन्हें पढ़ते या बोलते हुए हम किन लफ्जों पर जोर देते हैं। उसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, थोड़े ही दिनों में बाग का मंजर बदल गया। हर शख्स को इस बात का पता चल गया, हर शख्स। शक्ल देखते हो ना तुम इसकी, शक्ल देखते हो ना तुम उसकी। इन जुमलों को अदा करते हुए हमने ही, हर, ना लफ्जों पर जोर दिया। जैसे वो हरूफ जो जुमले में किसी पहलू पर जोर डालने या ताकीद के लिए इस्तेमाल होती है, उन्हें हरूफ तखसीस कहते हैं, हरूफ ताकीद भी कहते हैं, हरूफ ताकीद, हरूफ ताकीद भी कहते हैं। तो कुछ और मिसालों के साथ हरूफ तखसीस हमने पढ़ लिया, तो अच्छे से समझ में आ गया कि हरूफ तखसीस क्या है, हरूफ ताकीद किसको बोलते हैं। तो हमने 3 चीजें अभी पढ़ लिया, हरफ रत्फ, हरफ रब्त पढ़ लिया, हरफ अत्फ पढ़ लिया, हरफ तखसीस भी पढ़ लिया। अब बचा हरफ फुजाइया। फुजाइया को और डिटेल में पढ़ते हैं। हरूफ फुजाइया जिसे एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। जेल के जुमले आवाज बुलंद पढ़िए और गौर कीजिए कि उन्हें अदा करते हुए हम किन जज्बात का इजहार कर रहे हैं। अरे तुम अब तक नहीं यही हो, अरे तुम अब तक यही हो, वाह वाह क्या खूब, हाँ हाँ जरा संभल के चलो, आह जालिम ने बेवफाई की, आह हरफ तासुफ है, तासुफ है। तो कभी किसी बात के रद्द अमल के तौर पर जोश और जज्बे के तहत हमारे मुंह से ओहो, आहा, वाह, उफ, आह जैसी आवाजें निकल जाती है। वो हर्फ जो जुमले में खुशी, दुख, हैरत के जज्बे को जाहिर करे उसे हरफ फुजाइया कहते हैं। जैसे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वत, अरे वाह वाह, उफ, आह, चे खूब, और चश्मे बद्दू, चश्मे बद्दू बद्दू वगैरह वाज़े रहे कि जज्बात का इजहार करने वाले फुजाइया हरूफ के बाद फुजाइया निशान एक्सक्लेमेशन वगैरह लगता है। तो ये दुख, खुश, हैरत के जज्बे को जाहिर करे ऐसे हरूफ उसे हरफ फुजाइया कहते हैं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ए खुदा न मांग, ए खुदा। हरफ तासुफ है, तासुफ माने अफसोस होता है, अफसोस। हरफ इस्तिफाम हरफ सवालिया होता है, सवाल पूछने के लिए होता है। हरफ निदा पुकारना होता है, पुकारना। तो यहां पे ए खुदा, खुदा को पुकारा जा रहा है, इस वजह से हरफ निदा है। अब हमने पढ़ा हरफ फुजाइया, लेकिन यहां सवाल हमने हरफ निदा का पढ़ा, लेकिन ए जो है ये हरफ फुजाइया ही है, हरफ फुजाइया, फुजाइया। लेकिन हरफ निदा फुजाइया की ही किस्म है, फुजाइया के अंदर ही आता है। हरफ तासुब भी फुजाइया के अंदर ही आता है। तो हरफ फुजाइया ना करके यहाँ पे और थोड़ा सा स्पेसिफिक करके हरफ निदा और हरफ तासुब का ऑप्शन था। तो ए जो है हरफ निदा है, पुकारने के माने में आता है। हरफ तासुब अफसोस के माने में होता है। अगर उफ करके अगर यहाँ पे होता तो हरफ तासुब हो जाता। दोस्तों जिन हुरूफ को हमने पढ़ा, 4 किस्में हमने पढ़े, रब्त, अत्फ, ताकीद और फुजाइया। उनको और डिटेल में पढ़ते हैं कि उनके जो जितनी मिसालें हैं उनको अलग अलग नाम भी दिया जाता है। जैसे हुरूफ इस्तिफाम, वो हुरूफ जो कुछ पूछने या सवाल करने के मौके पे बोले जाते हैं। मसलन क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसा, किस लिए, किस तरह, कितना, क्यों कर, किस कदर वगैरह। ये जो सवाल पूछने के लिए जो हुरूफ इस्तेमाल होते हैं उसे हुरूफ इस्तिफाम कहते हैं। हुरूफ तहसीन ये हुरूफ हरफ फुजाइया का ही किस्म है। वो हुरूफ जो तहसीन और आफरीन और तारीफ के लिए मौके पर बोले जाते हैं। मसलन शाबाश, बहुत खूब, वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, मरहबा, आफरीन, वाह रे वाह, अल्लाह रे, अल्लाह अल्लाह वगैरह हुरूफ तहसीन के इस्तेमाल की फौरी बाद फुजाइया की अलामत एक्सक्लेमेशन आता है। जैसे हरफ फुजाइया की तारीफ में हमने पढ़ा कि हरफ फुजाइया इस्तेमाल करने के बाद जुमले के आखिर में फुजाइया की अलामत आता है, एक्सक्लेमेशन वाला निशान आता है। हुरूफ नफरी,
वो हरूफ है जो नफरत या मलामत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मतलब तोबा तोबा, लानत, हजार लानत, थू थू, अख थू, तुफ। जैसे ये भी फुजाइया में ही आता है। फुजाइया में ही आता है। हरूफ इल्लत वो हरूफ है जो किसी बात के सबब, वजह या इल्लत को जाहिर करे, जैसे क्योंकि, इसलिए, के, ताके, इसलिए, के, ता, बाइन, वजह, चुनांचे, इस वास्ते, इसी बायस, के, लिहाजा वगैरह हरूफ इल्लत। ये चीजें हमने हरफ रब्त में पढ़ा या हरफ जार या हरफ इजाफत में पढ़ा। जैसे पीछे अगर हम जाए, हरफ अत्फ, हाँ, हमने, का, तक, पर, से, हरफ अत्फ में पढ़े होंगे। हाँ, हरफ अत्फ में पढ़ा के, लेकिन, या के, और। तो हम ये बोल सकते हैं कि हरूफ इल्लत जो है हरफ रब्त ही है। हरफ रब्त है, ये वो हरूफ है जो किसी बात के सबब, हरफ रब्त किसी बात के सबब, वजह या इल्लत को जाहिर करे, यानी दो चीजों के दरमियान जो है ना ताल्लुक बयान करे। ताल्लुक जो है इल्लत बयान करके, जो है ना सबब बयान करके बयान हो, तो ये भी जो है ना हरफ रब्त ही कहलाएगा। तो इसमें जो क्योंकि, इसलिए, बदनी, सबब, के, ताके, इसलिए, के, ताके, आइन, वजह, चुनांचे, इस वास्ते, इसी बायस, के, लिहाजा, ये सारे जो हरूफ हैं ये हरूफ इल्लत है, ये स्पेसिफिक है। अगर ऑप्शन में आए इसकी मिसाल के साथ तो हरूफ इल्लत आप टिक करेंगे, हरूफ रब्त नहीं टिक करेंगे। जैसे हमने सवाल में अभी देखा कि यहाँ पे ए जो है हरूफ फुजाइया है, लेकिन हरूफ फुजाइया ऑप्शन में नहीं है, हरफ निदा है। तो हरफ निदा पुकारने के मीनिंग में होता है। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, हरफ तासुफ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर हरफ फुजाइया ऑप्शन में नहीं है तो हरफ निदा आपको सिलेक्ट करने हैं। हरूफ तासुफ वो हरूफ जो अफसोस और गम के मौके पर बोले जाते हैं, जैसे हाय हाय, हे, हयात, हैफ, सद हैफ, अफसोस, सद अफसोस, आ, तरीगा, हसरतन व हसरता, हसरता व हसरता, हसरतन व हसरता, उफ, वाय। हरूफ निदा ये हरफ फुजाइया है, उसी तरह हरफ फुजाइया ये भी है। हरफ फुजाइया वो हरूफ जो किसी इस्म को निदा देने या पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ए दोस्त, हमने तर्क मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी जरूरत कभी कभी। ए दोस्त, यह हरफ निदा है। आगे बढ़ते हैं। हरूफ ताकीद जिसे तखसीस कहते हैं, हरूफ तखसीस। तखसीस वो हरूफ है जो कलाम में ताकीद और जोर का मफहूम पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन हरगिज, जरूर, मुतलक, बिल्कुल, ज़नहार, सरासर, सरबसर, असलन, खुद, कभी, सभी, सब के सब, कुल, कुल्लहुम, सरतापा, हु बहू, जरूर बिल जरूर, आइन में, आइन मैन वगैरह। ये हरूफ ताकीद है। हरूफ शर्त व जज़ा, हरूफ शर्त व जज़ा वो हरूफ जो शर्त के मौके पर बोले जाएं हरूफ शर्त कहलाते हैं। जो शर्त के मौके पर, जैसे हरूफ शर्त के बाद दूसरे जुमले में जो हरूफ लाए जाते हैं उन्हें हरूफ जज़ा कहते हैं। मसलन अगर, ये जो अगर है ये हरूफ शर्त है। शर्त, मेहनत करता तो जो है वो जज़ा है, कामयाब हो जाता, जब ये शर्त है वो आया तब ये जज़ा है, ये शर्त। उसी तरह हरफ बयान भी एक हरूफ की एक किस्म बोल सकते हैं। वो हर्फ जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाए और वो हर्फ के है। मसलन हरफ बयान ये हरफ अत्फ, अत्फ का हिस्सा है। उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि सबक पढ़ो, बाप ने बेटे से कहा कि मेहनत से काम करो। मेहनत से काम करना और बेटे का जो दोनों का ताल्लुक बताता है तो के हरफ अत्फी होगा। हरफ तशबीह वो हरूफ है जो किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ मुशाबा या मानिंद करार देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मानिंद, तरह, जैसा, जैसे वो चांद जैसा है। सा, जैसे जैद चांद की तरह है। तो की तरह जो है
यहाँ पे जो ना जैसा भी लिख सकते हैं, चांद जैसा। ये जो जैसा है ये हुरूफ तशबीह है, की तरह, जैसा, सा, चू, मिस, बैनी, हु बहु, कासा, कीसी। चांद का जैसा है, चांद की तरह है, तरह, ये तरह ही जो आप बोल सकते हैं हुरूफ तशबीह है। ये हुरूफ हमने डिटेल के साथ पढ़ा, हमने ये भी इंडिकेट किया आप लोगों को, ये भी इंडिकेट किया कि कौन से हुरूफ किस किस्म के अंदर आता है, क्योंकि हमने एससीईआरटी में हमने पढ़ा कि उसमें सिर्फ हुरूफ के 4 ही किस्म दिए हैं, रब्त है, अत्फ है, ताकीद है और तखसीस। अच्छा, तखसीस नहीं बल्कि फुजाइया है। 4 ही किस्म दिया है, लेकिन रब्त में बहुत सारे जो ना हुरूफ होते हैं, जैसे हर्फ इल्लत हो गया, हर्फ जार हो गया, हर्फ इजाफत हो गया, रब्त में आ जाएगा। अत्फ में जैसे हर्फ बयान आ जाएगा, हुरूफ इल्लत आ जाएगा। ताकीद में तखसीस आ जाएगा। फुजाइया में निदा, तासुफ, तहसीन, जो ना ताज्जुब, ये सब फुजाइया में आ जाएगा हरूफ। तो फुजाइया के अलग अलग किस्में आप बोल सकते हैं। तो अगर फुजाइया के बजाय हर्फ निदा, हर्फ तासुफ, हर्फ तहसीन अगर ऑप्शन में आ जाए तो फुजाइया सिलेक्ट ना करके हर्फ जो है ना तहसीन और तासुफ अगर आए तो वो सिलेक्ट कीजिए। फुजाइया अगर ऑप्शन में आ जाए तो फुजाइया सिलेक्ट कर लीजिए, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। दोस्तों अब कुछ सवाल ले लेते हैं और उसके बाद ही हमारा क्लास का इख्तिताम हो जाएगा। कवायद में अलिफ, वाव और या के अलावा दिगर तमाम हरूफ को क्या कहते हैं? हरूफ इल्लत, हरूफ मक्तूबी, हरूफ सही, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। दोस्तों कवायद में अलिफ, वाव और या के अलावा जितने भी हरूफ हैं उसको हरूफ तस्हीह कहते हैं। इसमें से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी ट्री 2.0 11-12 उर्दू सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। जिनकी मदद से जुमले बनते हैं और बामाना हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हरूफ जार, हरूफ अत्फ, हरूफ निदा, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों बीपीएससी के हिसाब से हरूफ जार इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इस सवाल को देखिए कि जिनकी मदद से जुमले बनते हैं और बामाना हो जाते हैं, ये हरूफ जार कहते हैं बीपीएससी वालों ने। ये टीआरई 2.0 11-12 के सब्जेक्ट, टीआरई 2.0 11-12 के जो ना ये क्वेश्चन है। अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये बीपीएससी 1 9-10 की क्वेश्चन, 1.0 9-10 की क्वेश्चन है। जिन हुरूफ की मदद से बामाना जुमले बनते हैं, दोनों सवाल का जो मफहूम है, जिनकी मदद से जुमले बनते हैं और बामाना हो जाते हैं, ये हुरूफ के बारे में बात कर रहा है। यहां भी हुरूफ, जिन हुरूफ की मदद से बामाना जुमले बनते हैं उसे क्या कहते हैं? हुरूफ शर्त, हुरूफ तहसीन, हुरूफ तासुफ। यहां भी जो ऑप्शन में है हुरूफ जार, हुरूफ अत्फ, हुरूफ निदा, तो सारे ही ऑप्शन सेम काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है। लेकिन यहां पे बीपीएससी के हिसाब से हुरूफ जार ऑप्शन सही है, लेकिन यहां पे 1.0 9-10 वाले जो सवाल है इसमें जो सही ऑप्शन दिया है उन्होंने हर्फ ई दिया है। तो देखिए बीपीएससी के जो फाइनल आंसर की है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। दोनों क्वेश्चन का सेम मफहूम है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन दोनों का ऑप्शन अलग अलग सही करार दिया है। तो दोस्तों या तो हुरूफ की मदद से जो जुमले बामाना हो जाते हैं वो सारे ही हुरूफ होंगे, सारे ही हुरूफ होंगे, इसमें सारे ही होगा, हर्फ शर्त भी होगा, हर्फ तहसीन भी होगा, हर्फ तासुब भी होगा, या रब्त भी हो सकता है, अत्फ भी हो सकता है, तखसीस, फुजाइया, सारे हुरूफ की मदद से जुमले बनते हैं और बामाना हो जाते हैं, तो सारे ही हुरूफ होंगे। या फिर जो है ना कोई किसी भी हुरूफ से जुमले नहीं बनते, की मदद से जुमले नहीं बनेंगे। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो ना दोनों का ऑप्शन सही ऑप्शन है वो गलत है। सारे हुरूफ से जो ना जो की मदद से जुमले बनते हैं और जुमले बामाना हो जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ? क्या को क्या कहेंगे? ये जो क्या इस्तेमाल हुआ है पहले मिसरे में, यहां पे
क्या कहेंगे? ये इस्तिफाम है, हरफ ताज्जुब है, हरफ नफरी। हरफ नफरी के मतलब नफरत या मलामत के वक्त जो है ना इस्तेमाल होता है, नफरत और मलामत के लिए इस्तेमाल होता है। हरफ ताज्जुब किसी चीज को देख करके हौचक्का बचक्का हो जाना, उस वक्त इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल पूछा जा रहा है, इस्तिफाम सवाल पूछने के लिए होता है। तो क्या वो नमरूद की खुदाई थी में क्या से जो है ना वो सवाल पूछा जा रहा है, इस वजह से हरफ इस्तिफाम में, इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन था। आगे बढ़ते हैं। दर्ज जेल में से हुरूफ शमसी की मिसाल कौन सी है? हुरूफ शमसी ऐसे हुरूफ जिससे पहले अलिफ लाम लगाया तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, ये हुरूफ शमसी कहते हैं। जैसे यहां पे मुजफ्फरुद्दीन, दाल से पहले जो अलिफ लाम लगा है, यहां पे अलिफ लाम पढ़ा नहीं जा रहा है। साहिबुज जिक्र, जाल से पहले जो अलिफ लाम लगा है वो पढ़ा नहीं जा रहा है। हारून रशीद, रा से पहले जो अलिफ लाम लगा है वो पढ़ा नहीं जा रहा है। तो इस वजह से मुजफ्फरुद्दीन भी जो है ना हरफ शमसी की मिसाल है, साहिबुज जिक्र भी हरफ शमसी की मिसाल है, हारून रशीद भी हरफ शमसी की मिसाल है। इस वजह से जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। उर्दू में हुरूफ इल्लत की कितने किस्में हैं? 18, 3, 2, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने अभी अकसाम नहीं पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे हुरूफ के बारे में पढ़ा है। किताब में हुरूफ इल्लत के अकसाम अभी दिए नहीं हुए हैं, लेकिन एज पर बीपीएससी जो सही ऑप्शन है वो 3 है। बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। हुरूफ इल्लत की जो कितने किस्में हैं वो 3 है। आगे बढ़ते हैं। मनज़िल जुमले में हरफ जार, ये जुमले में ऐसा जुमला जो ना देखिए किस जुमले में हरफ जार का इस्तेमाल हुआ है। जैसे सलीम और जुबैर साथ रहते हैं, सलीम और जुबैर ये हरफ अत्फ है, हरफ अत्फ की मिसाल। अगर तुम आए तो मैं चलूं, यह शर्त और जज़ा, शर्त और जज़ा की मिसाल है। किताब मेज पर है, यह हरफ जार की मिसाल है, हरफ जार की मिसाल है। इसमें से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा जबान से निकल जाए उसे क्या कहते हैं? हुरूफ फुजाइया, हुरूफ इल्लत, हुरूफ तरदीद। यहाँ पे फुजाइया में हरफ निदा नहीं है, हरफ निदा ऑप्शन में नहीं है, हरफ तासुफ नहीं है, तहसीन नहीं है, तो डायरेक्ट हरफ फुजा है। जो सारा ही जो हरफ निदा, हरफ तासुफ, तहसीन सारा ही फुजाइया के अंदर आता है। हुरूफ इल्लत कहते हैं, हुरूफ तरदीद कहते हैं। इसमें हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। सो जोश या जज्बे में बेतहाशा जबान से निकल जाए उसे क्या कहते हैं? वो हुरूफ फुजाइया कहते हैं। इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। वो हुरूफ जो एक लफ्ज का इलाका किसी दूसरे लफ्ज से जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? हुरूफ तखसीस, हुरूफ रब्त, हुरूफ अत्फ। हुरूफ अत्फ कहते हैं जो दो लफ्जों या दो जुमलों को जोड़े उसे हुरूफ अत्फ कहते हैं। हुरूफ रब्त जो होता है एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज से जो ताल्लुक होता है वो हुरूफ रब्त में पाया जाता है। हुरूफ तखसीस जो होता है जोर देने के लिए होता है, जोर देने के लिए। तो हुरूफ रब्त एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज का इलाका या ताल्लुक बतलाता है, ये हुरूफ रब्त है। तो इसमें से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। हरफ झा, हरफ झा किस जबान का खालिस लफ्ज है? ये हर्फ है, हरफ तहज्जी। तो हमने पढ़ा कि हरफ तहज्जी, हुरूफ तहज्जी में अरबी से 28 हरूफ है, फारसी से 4 है
और उर्दू के 4 है, कुल 36 है। तो फारसी के जो 4 हर्फ है उसमें से एक झा भी है, तो इस वजह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये पहली क्लास थी ग्रामर की। हम लोग इसकी एक सीरीज जो ना हम लोग देखेंगे, और मैंने पिछली क्लासेस में मैंने बता दिया है कि क्लासेस कैसे होंगे। आज ग्रामर की क्लास हो गई, तो कल जो है ना लिटरेचर या फिर नज्म की क्लास होगी, नज्म नस्र की क्लास होगी, लिटरेचर की क्लास होगी, फिर जो है ना जीके जीएस की होगी, और करंट अफेयर्स की भी क्लास हम लोग लेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।